योगी की पुलिस ने युवाओं को लात मारी और धमकाया। तो वहीं बच्चों को मिड डे मील में नमक के बदले डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया गया, जिससे 34 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो गए। आज के दिन भर की ये बड़ी अपडेट्स हैं, इन पर बात करेंगे। और क्यों योगी ने नया कानून लाकर इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को स्कूल के अंदर वीडियो बनाने पर रोक लगा दी, इस पर भी बात करेंगे। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों झुक गई, AK-47 का प्रदर्शन के दौरान क्यों इस्तेमाल किया गया। जेनजी के बाद जैन अल्फा क्यों सड़क पर उतर आया, साथ ही SIR की तलवार से दिल्ली में कई लाख वोटर्स काटे जाने की सरकार तैयारी कर रही है। बच्चों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आंखें खोल दी है। पेपर लीक मामले में सरकार को कोर्ट ने बड़ी बातें सुना दी हैं। देश की इन बड़ी खबरों में चर्चा के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों अमेरिका में RSS पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं जानिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। बिहार से कल लापरवाही का एक और सबूत सामने आया है, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों पर उंगलियां उठाई गई हैं, जिसमें 34 बच्चों की जान दांव पर लगा दी गई। द वायर के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले में कम से कम 34 बच्चे मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिसमें गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया था। नालंदा के परसा मेडिकल स्कूल में छात्रों ने मंगलवार को गले में जलन और पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें बिहार शरीफ के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में भर्ती एक स्टूडेंट ने वहां के एक लोकल प्रेस से बात करके बताया कि हमने खाने में आलू सोयाबीन की सब्जी और साथ में चावल परोसा गया था। स्टूडेंट ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि खाने में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पेट में दर्द हुआ और खाना खाने के बाद कई स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। तो ये लोगों की इतनी बड़ी गलती है, जिसे ये एक बहुत नॉर्मल से सेंटेंस में बता दे रहे हैं कि गलती से नमक डालना था और उसकी जगह पर डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया गया। मतलब लोगों में इतनी भी समझ नहीं है वहाँ के कि वो क्या डाल रहे हैं सब्जी में, दाल में। और हमारे सामने कई ऐसे वीडियोस यूपी से भी सामने आए हैं कि जिसमें देख के लगता है कि बच्चों की हालत वाकई बहुत खराब है। लोग मतलब बच्चों को अपने भरोसे पर लोग वहां पर स्कूलों में छोड़ते हैं और उनके बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं। आप अपने बच्चों को भरोसे पर स्कूल छोड़कर आते हैं और आपका बच्चा वहां सेफ रहेगा, लेकिन स्कूल के तंत्र की गलती से नमक के बदले आपके बच्चे के खाने में डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया जाता है। मतलब इन 34 बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेती। खैर, ये सरकार कौन सी चीजों की जिम्मेदारी लेती है। यूपी के कई और सरकारी स्कूलों से हमारे सामने बच्चों के मिड डे मील के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो एकदम पानी जैसी दाल के अंदर चावल डालकर खाने के लिए मजबूर है। जले भुने चावल बच्चे खा रहे हैं। देश के भविष्य के साथ सरकार का इस तरीके का बर्ताव कहाँ तक सही है। देश के हर कोने में बच्चे सरकार के दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकारी स्कूल के हाल आप सभी ने देखे हैं कि किस तरीके से आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते रहते हैं। आपने अभी एक रिसेंट की घटना देखी होगी कि एक सरकारी स्कूल में बच्चों के ऊपर स्लैब गिर जाता है। बच्चों को मिड डे मील के नाम पर खराब खाना दिया जा रहा है। वहीं स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है। 1 से लेकर 5 तक या तो 1 से लेकर 9 तक एक ही टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बदहाली है यहाँ के सरकारी स्कूलों की। और उसके साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ के गुरुग्रापुर में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को जैन अल्फा छात्रों ने इंचार्ज जो उनके प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ एक तरफ देखिए कि बिहार में 34 बच्चे जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए। क्योंकि उनके खाने में नमक की जगह पाउडर डाल दिया गया। यहाँ पे यूपी का हाल देखिए कि जहां बच्चे अपने प्रिंसिपल को चेंज करने की मांग कर रहे हैं, वहां पे नारेबाजी करते हैं और एक गेट पर जमा हो जाते हैं। स्थिति जब बिगड़ती है तो पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ता है। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इन्हें पुलिस को बुलाना पड़ता है और बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस देश में करप्शन अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि ये सब देख के लगता ही है ना
जब बच्चों के लिए खाना जब प्रोवाइड किया जाता है तो अनाज उन तक क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों जब साफ सफाई के लिए इतना अभियान चलाया जाता है, इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो बच्चों के लिए साफ सफाई का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है? लड़कियों के लिए क्यों स्कूल में वॉशरूम्स का इंतजाम नहीं किया जाता है? क्यों बच्चों के लिए बेंच का इंतजाम नहीं किया जाता है? क्यों बच्चों के लिए स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं किया जाता है? ये सब करप्शन का ही हिस्सा है। जो पैसा स्कूल को सहायता करने के लिए मिलता है वो लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्कूल के बच्चे कह रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल स्कूल के अंदर लगे पेड़ कटवाकर उसके जो पैसे आए थे उसे भी हजम कर गए हैं और स्कूल को मिलने वाली ग्रांट को भी प्रिंसिपल ने चट कर दिया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल को बदला जाए, लेकिन सरकार उसके उल्टे में क्या कर रही है ये मैं आपको बताऊंगी। सरकार स्कूल की सच्चाई सामने ना आए और सरकार की पोल ना खुल जाए, इसीलिए यूपी की योगी सरकार ने एक नया कानून लाया है। इस कानून के जरिए जिले के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्कूल परिसरों के अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसा ही एक नियम राजस्थान में भी लाया गया है। क्योंकि दोनों तरफ तो एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार जो चाहेगी वही तो होगा। राजस्थान में भी यही सेम नियम है कि सरकारी स्कूल के परिसर में अगर आपको जाना है तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। सरकार ने बच्चों की आवाज को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन आप सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने सोशल मीडिया ने इन बच्चों को आवाज दी है ताकि हम तक, आप तक वो वीडियोस पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सरकार ने बच्चों की आवाज दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तब लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में AK-47 चलाई गई। उसके बाद बहुत तमाशा होता है। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ और ये सारी खबरें इसलिए आपको मैं पूरे लाइन से बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इस देश में बच्चों का क्या हाल हो रहा है। चाहे वो जेनजी हो, जेन अल्फा हो, कोई भी हो, वो हर कोई सरकार के सामने लड़ रहा है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो, झारखंड का प्रोटेस्ट हो, बिहार का प्रोटेस्ट हो, कहीं भी हो, सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर बल प्रयोग करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार की सरकार झुक गई है और पुलिस ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं और वजह भी बता दी है कि क्यों AK-47 का वहां पर इस्तेमाल हुआ। पेपर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में AK-47 से फायरिंग की बात कबूल ली है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान एक सिपाही ने AK-47 से 4 राउंड गोलियां चलाई थी। सम्राट सरकार ने अदालत को इसकी वजह भी बताई कि सरकार का कहना है कि AK-47 से सिर्फ हवा में फायरिंग की गई थी, उसकी गोली लगने से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। मतलब ये किस तरह का शासन है कि आप लोगों को दूर करना चाहते हैं, आप लोगों को डराना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए फायरिंग करेंगे? AK-47 चलाने की वो जगह नहीं थी। बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कुछ वहां गलत नहीं किया था। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। उस सिपाही को गलत आचरण के चलते निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन तब भी वहां से कुछ वीडियो सामने आए थे कि बच्चों को काफी ज्यादा चोटें लगी हैं और उनमें से एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। लेकिन सरकार इस चीज से मुकर गई है कि हवा में फायरिंग की गई थी, उससे किसी व्यक्ति को कोई जानहानि नहीं हुई है। आगे वो सफाई में बताते हैं कि क्यों AK-47 से फायरिंग की गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सिवान के सिपाही ने AK-47 से फायरिंग क्यों की थी, क्योंकि सरकार का कहना है कि छात्र आंदोलन के दौरान सिपाही प्रदर्शनकारियों की भीड़ में फंस गया था। अगर वो भीड़ में फंस गए थे तो क्या आप AK-47 जैसे हथियार से आप गोली चलाएंगे? और जो वीडियोस हमारे सामने उस समय के आए हैं उसमें तो देख के नहीं लगता है कि वो सिपाही कहीं से भी लोगों की भीड़ के बीच में फंस गया हो। इसीलिए उसने हवा में AK-47 से 4 गोलियां फायर की थी। हालांकि उस गोली से कोई घायल नहीं हुआ, ये मेरा कहना नहीं है, ये सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है कोर्ट में वो है।
राज्य सरकार ने आगे कहा कि हाथी चौक के पास भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए एक सहायक उपनिरीक्षक ने अपनी 9mm पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग की थी, जिससे 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आई हैं। ये इस बात को भी बहुत मामूली चोटों के साथ कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम देखने जाएं कि चलो बिहार की सरकार ने तो अपने घुटने सरकार के सामने टेके और जो बात हुई उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ, हवा में AK-47 से फायरिंग की गई, लेकिन इधर अमित शाह का अगर हम देखें रुख, तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे किया, क्यों किया और कैसे आदेश दिया गया। उल्टा ये सरकार तो अमित शाह को पूरी तरीके से बचाने में लग गई है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि राहुल गांधी उस विक्टिम को भी लेके आए थे जो पैलेट गन का शिकार हुआ है, लेकिन उसको भी ये पूरी तरीके से नकार देते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। उल्टा केंद्र सरकार ने तो मना ही कर दिया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल तो कभी हुआ ही नहीं है, वो तो बच्चों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, इसीलिए हमको टीयर गैस और पानी की बौछार करनी पड़ी थी, वरना ऐसा होता ही नहीं। वहीं बच्चों को एंटी नेशनल मानने वाले आरएसएस पर भी कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी प्रतिबंध लगाने की मांग उठ गई है। ये सारी कहानी आप देखिए कि एकदम लाइन से चल रही है। आरएसएस जो बच्चों के लिए जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से इस पर बहुत चर्चा हो रही है और आने वाले अगस्त के मतलब जो एंड होगा इस महीने का, उसमें आरएसएस का एक प्रोग्राम है जिसमें मोहन भागवत इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाने वाले हैं और उनके काफी सारे वहां पर प्रोग्राम है। लेकिन लगातार कनाडा के बाद अमेरिका ने भी अब प्रतिबंध की मांग कर ली है। द प्रिंट में छपे एक आर्टिकल के अनुसार धार्मिक आजादी पर एक यूएस एडवाइजरी बॉडी ने अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बैन लगाने की मांग की है और अमेरिकन सरकार से कहा है कि ये अपने नेताओं के साथ डिप्लोमेटिक शिष्टाचार ना दिखाएं या उनके साथ हाई लेवल की कोई भी मीटिंग ना करें। कनाडा में ये था कि इन्हें वहां घुसने ही नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से मांग की गई थी कि ये विचारधारा के जो लोग हैं वो वहां की सिविल सोसाइटी के लिए घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ये कह दिया है कि डिप्लोमेटिक तरीके से उनके साथ कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी, उनको आना है वो आए, लेकिन उन पर किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के चेयर पर्सन जो है आसिफ महमूद ने कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए यूनिवर्सल वन नेशन सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए यूएस आ रहे हैं, जिसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग लगातार उठ रही है और ये मतलब लगातार इनके खिलाफ जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है, देश में भी बढ़ता जा रहा है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बढ़ता जा रहा है। अब जो अगली खबर मैं आपको इसमें बता रही हूँ वो दिल्ली के लोगों के लिए है और ये खबर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि 30 से 40% वोटर्स मसविदा सूची से हटा देने की खबर सामने आई है। क्यों? क्योंकि एसआईआर की तलवार जो है अब वो फिर से वोटर्स पर चलने के लिए तैयार है। द प्रिंट में छपी इस खबर के मुताबिक दिल्ली में मतदाता सूची के जारी एसआईआर के तहत 70 में से 47 विधानसभा क्षेत्रों में 30 से 40% से अधिक मतदाताओं के नाम 24 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची से बाहर होंगे। शहर के निर्वाचन निकाय के आंकड़ों में ये जानकारी मिली है और कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है वो उनके बहुल विधानसभा क्षेत्रों में 20 से 40% मतदाता मसौदा में की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 47 लाख के जो वोट हैं वो हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। एसआईआर ने इनको समय दिया है कि अगर ये समय के मुताबिक अगर अपने पेपर्स जमा कर देते हैं तो इनके जो नाम है वो वापस इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को बाहर किया गया है तो कैसे ये सारे वोटर्स अपने नाम को फिर से उसमें जुड़वाएंगे और कैसे सारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि 47 लाख कोई कम आंकड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आप समय के अंदर अपने पेपर सबमिट कर दीजिए और हो जाएगा। लेकिन हमने बंगाल में भी देखा था कि लोगों के पास पेपर होने के बावजूद भी एसआईआर ने किस तरीके से उनके साथ काम किया था और कई लाख वोटर्स वहां से भी काटे गए थे। वहीं अब अगर अगली खबर की हम बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और कभी कभी वाकई ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में और देश के बच्चों के बारे में सोचता है और समझता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही चीज की है, उन्होंने कहा है सरकार से कि आप इधर उधर उछल कूद करना बंद करिए और पेपर लीक के मामले पर अच्छे से काम करिए। उन्होंने कहा है कि कभी आप एनटीए पर ये चीजें डाल रहे हैं, कभी वो आप पर डाल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से इन सब चीजों पर काम करना होगा। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि बार बार समितियां बनाकर या अस्थायी इंतजाम करके समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। एनटीए में ऐसे स्थायी और संस्थागत सुधार की जरूरत है कि जिससे परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद और सुरक्षित हो सके। कोर्ट ने ये इसलिए कहा क्योंकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए सील बंद बॉक्स, सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही प्रश्न पत्रों की 4 स्तरीय जांच और एनटीए कार्यालयों की सुरक्षा मजबूत करने जैसे कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि समितियां बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको एनटीए की कार्यप्रणाली को सही तरीके से काम करवाना होगा। एनटीए की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से एग्जाम ले रहा है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इससे कुछ भी नहीं होगा कि आप पेपर और बॉक्स के ऊपर जीपीएस लगा दे रहे हैं या कोई एनटीए के बाहर आप सुरक्षा मजबूत कर दें। नहीं, ये काम लोगों से होता है। लोग चीटिंग कराते हैं, लोगों की वजह से सारी चीजें होती हैं और उसके बाद बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत अच्छे तरीके से खरी खोटी सुना दी है कि अब आपको जो है सही तरीके से काम करना होगा और साथ ही एनटीए के लिए भी उन्होंने अलग गाइडलाइंस बनाने के लिए भी कहा है कि ताकि एनटीए बहुत अच्छे से काम कर सके। तो आज की दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए दो बोल न्यूज़।